सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है वर्धमान कैरियर लाइन कोचिंग सूरतगढ़ में। और आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव रोग। सभी जानते हैं रोग जब हमारा शरीर सामान्य परिस्थिति में न हो, यानी शरीर के अंदर सामान्य क्रियाएं ना हो रही हों। अब सामान्य क्रियाओं से क्या तात्पर्य है, तो अब हम देखते हैं, हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन, तो अगर पाचन डिस्टर्ब हो जाए तो बिल्कुल हम कहते हैं कि भाई थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, भोजन पच नहीं रहा है, बीमारी हो गई। हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो ये भी एक रोग है। आँखों का काम क्या होता है, देखना, ठीक है। तो अब सही से नहीं देख पा रहे हैं, कुछ भी कारण हो सकता है विटामिन की कमी हो। तो इस तरह की स्थितियां जब शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, यानी हमारी जो सामान्य क्रियाएं होती हैं उनमें व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। सामान्य रूप से शरीर में होने वाली क्रियाओं में क्या उत्पन्न हो जाता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, कोई कमी हो जाती है। उस कंडीशन में हम कह देते हैं कि भाई कोई ना कोई रोग हो गया है, डिजीज़ हो गई है, बीमारी हो गई है। तो इसी टॉपिक के साथ हमें आगे बढ़ना है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ में इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव रोग या डिजीज़। तो जब मानव रोग की बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले यानी जो हमारी परिभाषा आती है, सबसे आसान परिभाषा कि जो शरीर है, शरीर आराम में नहीं रहता, यानी शरीर जो है इजी नहीं रहता है, कुछ ना कुछ हमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस या व्यवधान महसूस होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन को हम कह देते हैं कि भाई रोग है। तो शरीर जो है आराम में नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिस का मतलब क्या होता है, हम सामान्यतः लेते हैं नहीं। डिस को हम क्या ले सकते हैं, नहीं से। और इस दूसरे पोर्शन को अगर देखते हैं इजी, यानी नहीं है, इजी, आराम में नहीं है। तो यहीं से भी इजी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आराम में, यानी आराम में नहीं है। कौन, हमारी बॉडी, हमारा शरीर। तो ये तो बात हो गई कि भाई रोग है क्या। अब इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो जब हम इसमें देखते हैं भाई मानव रोग को मुख्य रूप से हम दो पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मानव रोग को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें तो इसमें आता है जन्मजात रोग। जन्मजात रोग, तो जन्मजात रोग नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे रोग जो कि बच्चे के जन्म लेते ही, या यूं कहें जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया उसके साथ उपस्थित थे, यानी जन्म से ही थे। ऐसे रोग जो बच्चे में जन्म से ही उपस्थित थे, इन रोगों को कहा जाता है जन्मजात रोग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपने भी, जन्म के समय, जन्म के समय उपस्थित, यानी उसको बाह्य वातावरण से नहीं मिले, जन्म लिया, रोग था शरीर में। कौन सा रोग हो जाएगा, जन्मजात रोग। सामान्यतः इस तरह के जो रोग होते हैं जन्मजात रोग, तो यहाँ पर इनके लिए एक और शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ये जो रोग होते हैं ये होते हैं आनुवांशिक रोग।
किस तरह के रोग होते हैं ये? आनुवांशिक रोग, यानी जन्म से ही थे, एक नाम से और जानते हैं इन्हीं को, जन्मजात रोगों को। कौन से रोग हैं ये? आनुवांशिक रोग। और यहाँ पर जब हम थोड़ा सा आनुवांशिक वर्ड को देखें, ये जो वर्ड मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आनुवांशिक का मतलब है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आना, माता पिता से संतान में रोग आना। तो आनुवांशिक शब्द को अगर हम समझना चाहें तो क्या होगा? माता पिता से रोग का संतान में आना, ठीक है। आनुवंशिक रोग यानी जन्मजात रोग आनुवंशिक रोग होते हैं, माता पिता से संतान में पहुंचते हैं। सामान्य रूप से अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनको डिटेल में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, अभी केवल इतने पोर्शन को समझने के लिए। तो एक होता है हीमोफीलिया, और दूसरा आता है यहां पर वर्णांधता, हीमोफीलिया और वर्णांधता। तो ये जो दोनों रोग हैं ये माता पिता से संतान में जाते हैं, आनुवंशिक रोग हैं। जब हम आनुवंशिक रोगों को इसी क्रम में जब डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पर इनका जो है डिटेल अध्ययन, पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हीमोफीलिया और वर्णांधता किस कैटेगरी में डाल दिया हमने इनको? जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग। तो जो हीमोफीलिया होता है इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कट लग गया शरीर पर तो रुधिर अविरल लगातार बहता रहेगा। दूसरा, वर्णांधता को एक लाइन में अगर हम समझना चाहें क्या है, तो वर्णांधता में रंगों की पहचान मुख्य रूप से लाल व हरा, इसमें जो रोगी है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, अंतर नहीं बता पाता है। किन रंगों में? वर्णांधता में लाल व हरे रंग के अंदर उसे अंतर पता नहीं लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर मानव रोग में एक कैटेगरी को यहाँ पर देख लिया, कौन सी? जन्मजात रोग। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा जो टाइप आता है यहाँ पर, वो आता है अर्जित रोग। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, नोट्स भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ देखें दूसरा जो आता है अर्जित रोग। अर्जित रोग, उपार्जित भी कह सकते हैं, उपार्जित रोग। तो अर्जित या उपार्जित एक ही बात है, सामान्यतः आनुवंशिक नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है? अब वापस वहीं चलते हैं। भी जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया तो उसे एक नया माहौल मिलता है, नया वातावरण मिलता है माता के गर्भ से बाहर आने के बाद, और इस वातावरण में उसका सामना तरह तरह के जो रोग कारक हैं पैथोजिन से होता है, जिसमें हम बात करें जीवाणु हो सकते हैं, जिसमें हम बात करें वायरस विषाणु हो सकते हैं, कृमि हो सकते हैं, इसके अलावा कवक, फंगस और बहुत से, ठीक है। तो जैसे ही जन्म लेगा वातावरण में जो अलग अलग कारक हैं वो क्या कर सकते हैं? उसे बीमार कर सकते हैं। तो जो दूसरी कैटेगरी है हमारी अर्जित रोगों की, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बच्चे को कहाँ से मिले? उसके सराउंडिंग से, उसके चारों तरफ जो वातावरण था वहाँ से उसने अर्जित किए। हो सकता है जन्म लेने के बाद किसी जीवाणु के संपर्क में आ गया, बच्चे को कोई ना कोई बीमारी हो गई,
तो इस तरह के रोग जो जन्म के उपरांत वातावरण से वो अर्जित करता है, उपार्जित करता है, क्या कहलाते हैं? उपार्जित रोग। ठीक है ना। इनको फिर दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। अर्जित या उपार्जित जो डिजीज़ हैं, रोग हैं, इनको फिर आगे दो पार्ट में हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक आता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। दूसरे आते हैं असंक्रामक रोग। संक्रामक, असंक्रामक, गैर संक्रामक भी कह सकते हैं। गैर संक्रामक, गैर संक्रामक। शब्दों को अगर ध्यान से देखें, संक्रामक एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में आसानी से फैल जाएंगे। अगर इसी को समझना चाहें, किसकी बात कर रहे हैं हम? अर्जित रोगों को आगे फिर हमने और क्लासिफाई कर दिया, संक्रामक रोग, असंक्रामक या गैर संक्रामक। तो अब संक्रामक रोग में अगर हम देखें तो ये जो रोग होते हैं, संक्रामक रोग, ये क्या होगा? एक से दूसरे में फैल जाते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं। ठीक है। तो शब्दों से हम आइडिया लगा सकते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे में क्या हो जाते हैं? ये फैल जाते हैं। असंक्रामक, इसका उल्टा कर दो, एक से दूसरे में नहीं फैलेंगे। तो यहां पर क्या होगा? एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते हैं। कौन से रोग हो जाएंगे? असंक्रामक। उदाहरण ले लेते हैं, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। और हालांकि हम डिटेल में बहुत सारे रोग पढ़ने वाले हैं, अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम यहाँ देखें, टीबी, ठीक है, तो कैसा है ये? संक्रामक रोग है। किससे होता है? जीवाणुओं से फैलता है। किससे फैलता है ये? जीवाणुओं से। अगर हम गैर संक्रामक या असंक्रामक रोग की बात करें तो यहाँ पर मान लो किसी व्यक्ति के पैर में दर्द है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके साथी के या उसके साथ जो काम कर रहा है उसके भी उसी समय वो दर्द ट्रांसफ़र हो जाए। सिर में दर्द है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि साथी के भी सिर में दर्द हो जाए। तो इस तरह के रोग जो एक से दूसरे में नहीं फैल रहे हैं, उनका संचरण नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो वो तो क्या आ जाएंगे? आपके असंक्रामक रोग। किसी व्यक्ति विशेष में ही रहते हैं और फैलते नहीं हैं आगे। मैंने एग्जाम्पल दिया, सिर दर्द, ठीक है। किसी अंग में अगर दर्द हो रहा है, अभी पैर में दर्द हो रहा है मान लो, तो वो दूसरे के साथी के नहीं होगा जो उसके पास में बैठा है या उसके कांटेक्ट में है। इसके विपरीत जो संक्रामक रोग होते हैं, जो संक्रामक रोग होते हैं वो क्या होते हैं? किसी न किसी माध्यम के द्वारा, यहाँ पर माध्यम इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी माध्यम के द्वारा वो क्या होंगे? एक से दूसरे में फैलेंगे। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने तो अभी, आगे डिटेल में हम सारे पढ़ रहे हैं। टीबी है, हैज़ा है, अगर वायरस से देखें तो लेटेस्ट चल ही रहा है कोरोना वायरस। जहाँ भी भीड़ होती है तो फैलने की संभावना क्या रहती है? बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसका मतलब कोरोना जो है, कोविड-19 की जब हम बात करते हैं तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? संक्रामक रोग। तो कुछ वायरस के द्वारा फैलेंगे, कुछ इसके बैक्टीरिया के द्वारा फैलेंगे। तो इस तरह के रोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग जो हैं
यहाँ पर अगर हम देखें तो अच्छा, ये जो अर्जित है इसको और देख लेते हैं। अर्जित में जन्म के उपरांत, ऐसा नहीं है बस जन्म लिया और तभी बस उसी के आसपास के पीरियड में होंगे। जन्म के उपरांत जब तक जीवित रहता है तब जब मर्जी हो सकता है, जब मर्जी हो सकता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अब हम संक्रामक रोगों को देखते हैं कि भाई ये इनके कारण जो है हमें क्या क्या हैं जिससे ये फैल सकते हैं। तो अब 1 बाय 1 यहाँ पर देखें। पहले देखते हैं हम संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग में अगर हम देखें तो सबसे पहले वायरस, वायरस के द्वारा हो सकता है। दूसरा कृमि, पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं। एल्बेंडाजोल टैबलेट जो है ली जाती है तो क्या हो जाता है वो कृमि। इसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर जीवाणु, जीवाणु ये भी संक्रामक रोगों का कारक है, एक से दूसरे में इससे भी फैलेंगे। इसके अलावा कवक, कवक तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं। इसके साथ साथ अगर और देखें हम प्रोटोजोआ, 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 तो ये कुछ हमने यहां पर देखे। वायरस हो सकता है, कृमि, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, जिनसे क्या होता है संक्रामक रोग एक से दूसरे के अंदर क्या होते हैं फैलते हैं। वायरस का एग्जाम्पल एक एक देख लेते हैं, अभी समझ आ जाएगा। कोरोना, ठीक है ना, लेटेस्ट ही चल रहा है। कोरोना जो है वायरस से फैलने वाला, और बहुत हैं, पीलिया, इसके अलावा पोलियो, तो ये सभी किससे होने वाले हैं वायरस से। सारे पढ़ने हैं हमें। कृमि से, तो कृमि जो है अगर हम देखें छोटे बच्चों में सामान्यतः ये कहा जाता है अभी पेट के अंदर कीड़े हो जाना, कृमि, जो कि बच्चे जो भोजन करते हैं उसको वो अपना भोजन बना लेते हैं। और आपने सुना भी होगा सामान्यतः घरों में कि भाई खाया पिया लग नहीं रहा, क्यों? क्योंकि हो सकता है उस कंडीशन में जो उसके स्टमक है, पेट है, उसमें कीड़े हों और जो भोजन वो कर रहा है बच्चा उसको कौन यूज़ कर रहा हो, कृमि यूज़ कर रहे हो। तो इसके लिए फिर सरकार द्वारा कई प्रोग्राम चलाए गए हैं। कृमि नाशक प्रोग्राम है, जैसे उसमें एल्बेंडाजोल टैबलेट जो है स्कूलों में मुफ्त में बांटी जाती है। फिर आते हैं जीवाणु वाले, टीबी है, ठीक है। यहाँ पर कवक, दाद, खाज, खुजली वगैरह जो है वो कवक से हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो दाद, ठीक है। इसके अलावा जीवाणु द्वारा अगर हम देखें तो टीबी हो जाएगा। और यहाँ प्रोटोजोआ में अगर देखें तो मलेरिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल अभी हमने देखे हैं और डिटेल में इनको 1 बाय 1 हमें देखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है डिटेल में जीवाणु जनित रोगों को देखेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं और वो कैसे फैलते हैं। तो जब हम रोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई रोग क्या है, रोग का नाम, किस कारण वो फैल रहा है। जीवाणु है तो जीवाणु का नाम, वायरस है तो वायरस का नाम, या जो भी कारक है उसका नाम, उसके कुछ लक्षण, विशेष अगर लक्षण है। कुछ लक्षण तो कॉमन होते हैं कि जी बुखार आना, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई बुखार आना, तो वो तो सिंपली कभी भी आ सकता है। कुछ विशेष लक्षण भी होते हैं कई बीमारियों के, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। या फिर उसकी वैक्सीन या टीका अगर उपलब्ध है या किससे उसका उपचार किया जाता है, इन चीज़ों के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर क्या है क्वेश्चन बनते हैं। तो ये संक्रामक रोग किस किस कारण फैल सकते हैं ये हमने एक एक करके देख लिया। भाई वायरस के द्वारा हो सकते हैं, कृमि के द्वारा हो सकते हैं, जीवाणुओं के द्वारा हो सकते हैं,
कवक के द्वारा और प्रोटोजोआ के द्वारा जो है ये क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। तो इसी क्रम में हम अब जीवाणु जनित रोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई जीवाणुओं से होने वाले रोग। तो इसमें जो जीवाणु जनित रोग है, यहाँ पर संक्रामक रोगों में मैं आज बात कर रहा हूं सबसे पहले जीवाणु, ठीक है। तो जीवाणु जो है संक्रामक रोग जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। सबसे पहले अगर रोग का नाम लिखें तो यहां पर टीबी ले लेते हैं। टीबी, टीबी किससे फैलती है? जीवाणुओं से। टीबी का कारण क्या है? तो क्वेश्चन एक तो यही बन जाता है। देखें हर लाइन में क्वेश्चन है जी, आप देखते जाएं। टीबी, टीबी किस से फैलती है? 4 ऑप्शन दे देंगे, जीवाणु से, वायरस से, कृमि से, प्रोटोजोआ से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा वहाँ पर? जीवाणु से। तो सबसे सिंपल अगर क्वेश्चन बनता है तो देखो पहला क्वेश्चन तो आपके लिए तैयार हो गया कि भाई टीबी निम्न में से किस से फैलती है? तो जीवाणु से, ठीक है। कई बार उल्टा पूछ लेते हैं, जीवाणु से होने वाले, जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग को छांटिए। 4 ऑप्शन दिए होते हैं। अब हम ऐसा मान लेते हैं उनमें से एक ऑप्शन टीबी है, बाकी दूसरे और अन्य डाल दिए, जो या तो जैसे मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है ना, पोलियो है वायरस से होता है, कृमि वाला डाल दिया कोई, तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टीबी। तो दोनों तरफ से हमें पता होना चाहिए। तो टीबी की बात करते हैं। तो अब ये कारक अगर यहाँ देखें, कारक, तो कारक तो क्या हो गया? जीवाणु। और उसका नाम अगर देखें तो ट्यूबर, यही हमें ध्यान रखना है, ट्यूबर क्यूलोसिस, क्यूलोसिस, ट्यूबर क्यूलोसिस, ठीक है। तो जो ट्यूबर क्यूलोसिस है ये जीवाणु का नाम है। ट्यूबर क्यूलोसिस क्या है? यहाँ पर टीबी फैलाने वाले जीवाणु का नाम है, इसके कारण ही फैल रहा है, ठीक है। टीबी को, अच्छा क्वेश्चन में भी ना ट्यूबर क्यूलोसिस भी लिखा आ जाता है, ये भी देखना, ट्यूबर क्यूलोसिस। और एक हिंदी में नाम और आ जाता है तपेदिक, तपेदिक, ये तो सभी एक ही हैं। टीबी बोल दो, ट्यूबरकुलोसिस और तपेदिक। जीवाणु या रोग कारक, ये जो गोल घेरे में है, बड़ा इंपॉर्टेंट भाई। जीवाणु का नाम क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस। अब इसके बाद अगर हम यहां देखें ट्यूबरकुलोसिस में परीक्षण, पता कैसे लगेगा कि भाई टीबी है? तो जब परीक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पर एक मेंटोस परीक्षण होता है, मेंटोस टेस्ट, यानी रोगी का पता लगाने के लिए। देखो सिम्टम्स तो क्या होते हैं? खांसी वगैरह हो गई मान लो, ठीक है, तो वो भी अपने देख लेंगे। तो परीक्षण अगर यहाँ देखें तो परीक्षण में क्या आएगा? मेंटोस, मेंटोस टेस्ट। किसका पता लगाने में? टीबी का। तो सामान्य लक्षण, या यूं कहें सामान्य लक्षणों के साथ साथ अगर प्रभावित अंग अगर यहां देखें तो इसमें अगर प्रभावित अंग, प्रभावित अंग ये भी पूछ लिया जाता है, टीबी में प्रभावित अंग है तो यहां पर फेफड़े, लंग्स, क्या आएगा आपका? फेफड़े। खांसी बहुत आती है रोगी को, तो केवल खांसी को देख करके भी खांसी ज़्यादा आ रही है तो हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते टीबी है, आइडिया ले सकते हैं। और वास्तव में फिर पता किससे लगेगा? कौन सा परीक्षण करना पड़ेगा हमें? मेंटोस टेस्ट। अगर इसमें पॉजिटिव आता है तब हम क्या कह देते हैं कि भाई टीबी कंफर्म हो गई है, ठीक है ना। तो टीबी किससे फैल रहा है? ट्यूबरकुलोसिस। देखो यहां पर रोग और बीमारी का नाम लगभग एक जैसा है, इसके साथ एक वर्ड और जुड़ता है, वो और आप यहां लिख सकते हैं माइकोबैक्टीरियम, यानी पूरा नाम अगर इसको देखें
तो ट्यूबरकुलोसिस के पहले यहां पर देखें माइको बैक्टीरियम ये और ऐड कर लें इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी जीवाणु क्या बन गया, पूरा नाम क्या हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और जीवाणु में या यूं कहें कि रोग और जीवाणु में नाम लगभग मिलता जुलता सा मिल जाएगा आपको, अगर आपको सारे नाम पता है तो। देखो अगर टीबी लिखा आ रहा है केवल क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है टीबी, फिर तो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ट्यूबरकुलोसिस आ गया और नीचे लिखा हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो हमारा थोड़ा आंसर ढूंढना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, लगभग जो रोग कारक और रोग आपस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिल जाते हैं, किसके अंदर, जीवाणुओं से होने वाले रोग में। इसके बाद अगर इसमें देखें उपचार की बात करें, भाई इसका इलाज क्या किया जाए, तो जितने भी जीवाणु वाले रोग हैं इनमें एंटीबायोटिक फर्स्ट क्लास काम करती है। एंटीबायोटिक तो एक तो हम यहां लिख ही सकते हैं सभी में, एंटीबायोटिक ली जा सकती है, किसमें, जीवाणुओं में, नंबर 1। इसके अलावा टीबी के लिए एक विशेष उपचार पद्धति है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनता है, नाम भी आपने बिल्कुल सुना होगा, डॉट्स। तो उसी का जो है अब हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं उसी के बारे में। तो जो डॉट्स जो है, तो यहाँ देख लेते हैं अपने DOTS, डॉट्स किसके इलाज के लिए पद्धति है, टीबी के इलाज के लिए डॉट्स। तो वास्तव में डॉट्स है क्या, तो डी से होता है डायरेक्ट, ठीक है, ओ से होता है ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, टी से ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स, तो ये डॉट्स का पूरा नाम है। किसके इलाज में इस पद्धति का उपयोग किया जाता है, टीबी के इलाज में। तो इंपॉर्टेंट है डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है किसको, मरीज को, किसके, चिकित्सक के, डॉक्टर के, या यूं कहें जो भी टीम होती है जो इस पर वर्क कर रही होती है, या अपने ये देखें जो भी वार्ड बॉय वगैरह हैं, तो उनके ऑब्जर्वेशन में रहते हैं जो भी मरीज हैं, और उन्हीं के सामने जो है उनको क्या है, ये डोज दी जाती हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। तो ये इसकी पद्धति आ गई। इसके बाद इसके वैक्सीन या टीके की बात करें, जो टीका है, सबसे इंपॉर्टेंट टीका आता है यहाँ पर BCG का टीका किसके लिए है, टीबी के लिए। फिर एक और क्वेश्चन आ गया, जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने कहा था भाई हर लाइन में से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए जो मानव रोग हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो टीका कौन सा है, BCG का। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है आप लोगों के लिए, भाई BCG का पूरा नाम क्या है। तो हर लाइन में क्वेश्चन, BCG में अगर देखें तो बेसिलस, सी से हो जाएगा कॉमेट, बेसिलस, बी से, सी से कॉमेट, और जी से बहुत से स्टूडेंट जानते भी होंगे गुरीन, जो है गुरीन। तो बेसिलस, कॉमेट, गुरीन, ठीक है, जो BCG का क्या है, पूरा नाम है। तो स्टूडेंट्स ये एक जो है बीमारी आज हमने किसके ऊपर,
जीवाणुओं से फैलने वाली टीबी का पूरा संपूर्ण जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उसके साथ संपूर्ण जो है यहाँ पर विवरण देख लिया, पूरा अध्ययन कर लिया, भाई जीवाणु से होती है, ठीक है ना। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको हिंट दिया। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अन्य जीवाणु जनित रोगों के साथ फिर उपस्थित होंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।